हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी केमिस्ट्री 12th बोर्ड सीबीएसई एग्जाम जो है वो कुछ ही दिनों में कंडक्ट होने वाली है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि कैसे आप प्रिपरेशन करो एट द लास्ट मोमेंट। तो जो भी स्टूडेंट्स जो कि थॉरोली भी पढ़े हैं और जो जिन्होंने स्टार्टिंग से उतना थॉरोली नहीं पढ़ा है बट दे वांट टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम, तो उनके लिए ये वीडियो है जिसमें most important topics that you should not miss before going to the exam is going to be discussed here. So आप बहुत ध्यान से देखना और जो टॉपिक मैं बता रही हूँ दैट आर वेरी स्कोरिंग, सो उसको आप जरूर से जरूर रिवाइज करके और पढ़ के या फिर एग्जाम्पल्स को जरूर से जरूर बनाकर ही आप एग्जाम में जाना. इट विल बेनिफिट यू द मोस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो फर्स्ट अपना चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कंपोजिशन की कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस. कैसे हम जानेंगे? तो ये मास परसेंटेज जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम पता करते हैं. कंसेंट्रेशन, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज. ये आप जरूर से पढ़ लेना कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास परसेंटेज, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज. ये आ सकता है इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आ सकता है. वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो, मास परसेंटेज गिवन हो, इफ यू डोंट नो कि क्या होता है ये, तो फर्दर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. देयरफॉर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए. पार्ट्स पर मिलियन, ये सब जस्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज एंड यू विल बी क्लियर. ठीक है. मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है. देन नेक्स्ट इज मोलारिटी एंड मोलालिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी एंड मोलालिटी. तो इससे भी गो थ्रू आप कर लेना ताकि आप सॉल्व कर सको इजिली प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट जो है अपना सॉल्यूशन में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है लीच-एटलियस प्रिंसिपल. कैसे इफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियस प्रिंसिपल. What is the effect of temperature on solubility and what is the effect of pressure on solubility. ये भी आप जरूर से पढ़ लेना कि क्या होता है इनका इफेक्ट. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ. इट इज फॉर द solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड. तो ये हेनरीज लॉ क्या कहता है यहाँ पे ये दिया हुआ है. तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन है आप इससे गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगा. और यहाँ पे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि KH और X कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे. इफ KH इज मोर देन solubility ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी लेस एंड इफ KH इज लेस देन solubility ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी हाई. ये यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको भी एक बार पढ़ लेना. नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है आपका रॉल्ड्स लॉ. रॉल्ड्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है. ये है इसकी स्टेटमेंट, ये है इसका मतलब फॉर्मूला. ये आप जरूर से देख के जाना कि व्हाट इज रॉल्ड्स लॉ. रॉल्ड्स लॉ बेसिकली डिस्कस्ड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. तो ये रॉल्ड्स लॉ में पार्शियल प्रेशर कैसे प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के. तो P1 is directly proportional to the solubility of the component. कैसे होता है? तो P1 naught से. P1 naught is the proportionality constant and it is the pressure for pure component when there is only pure component. ठीक है. तो ये आप पढ़ लेना. यहाँ से ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी एक बार देख लेना. इसका क्या डिपेंडेंस है. P टोटल P1 प्लस P2 होता है. तो ये भी आप एक बार देख लेना. और ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर के साथ साथ ये वाला जो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इनको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ये है. ठीक है. ये पूरे की पूरी जो यहाँ पे टॉपिक गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होता है और उसको अच्छे से समझने के लिए, एप्लीकेशन उसकी अच्छे से समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट जो है अपना
ठीक है, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, y डेल्टा एच मिक्स इज 0 एंड डेल्टा v मिक्स इज 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा v मिक्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और क्यों ऐसा होता है वो यहाँ पे गिवन है, ये भी स्टेटमेंट आप जरूर पढ़ लेना। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, ये आप यहाँ पे फिगर, ये दोनों जो फिगर गिवन है, फिगर 1.6 का a और b, आप पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए जरूर से पढ़ लेना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इससे भी आप गो थ्रू कर लेना, और वाई देर इज पॉजिटिव डेविएशन, वाई देर इज नेगेटिव डेविएशन, उसका रीजन दिया हुआ है, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, आगे है वाटर एजियोट्रोप्स, एक बार पढ़ लेना वाटर एजियोट्रोप्स, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर से। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें है ये आपका गिवन है फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप पढ़ लेना, और इसकी एप्लीकेशन के लिए आप ये न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेना, दैट इज एग्जांपल 1.6। ठीक है, आगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या है फॉर्मूला, और ये फिगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की फिगर भी ध्यान में रखना, और अगर फिगर नहीं भी याद रहे तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये याद रहना चाहिए आपको, और पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है एंड एम इज मोलालिटी। तो कैसे अप्लाई करते हैं इसको, एप्लीकेशन इसकी देखने के लिए आप एग्जाम्पल 1.7 भी एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, जब तक आप सॉल्व नहीं करके जाओगे आप वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स इज जस्ट अबाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ हो जाता है एंड के एफ इंटू एम, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है इट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पे क्या है सी आर टी और पाई क्या है ये देख लेना। आर इज वॉट, आर इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज होती है, 8.314, 0.0821 और 2 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस यूनिट में ले रहे हैं उसके नियर बाई एलिमेंट्स को, उस बेसिस पे हम आर की वैल्यू लेते हैं। तो ये भी एक बार चेकआउट कर लेना आप कि कहाँ पे कौन से गैस कांस्टेंट की वैल्यू वो लेंगे हम, अदरवाइज क्या होगा आप सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप वहां पे मिस कर दोगे, और अगर आपने गलत गैस कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे ली है तो योर होल प्रॉब्लम विल बी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है यहाँ पे आप जरूर पढ़ लेना, ये तीनों के तीनों जो अपने फॉर्मूलाज गिवन है इनको आप जरूर पढ़ लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, और ये जो है अपना आई वेंट ऑफ फैक्टर सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने हमने पढ़े हैं उसमें भी लगता है, और कैसे लगता है देखो I(n2)/n1 डेल्टा टी बी आई के बी एन, तो स्टेटमेंट में क्या चेंज आता है विद चेंज इन वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, अगर हमारा NaCl है तो हमें आई की वैल्यू क्या लेनी है, अगर हमारा अगर हमारा KCl है क्या लेनी है, ये सारे के सारे डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए क्या हमें लेना है अपने वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व करना चाहो एक बार देखने के लिए तो ये एग्जाम्पल 1.13 आप सॉल्व कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं वहां से, है ई सेल की वैल्यू। ई सेल की वैल्यू क्या होती है? ई राइट माइनस ई सेल, ठीक है, दैट मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कई बार डायरेक्टली ई सेल की वैल्यू निकालने को दे देते हैं, वेरी इजी, एंड इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग दिस तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज अपना नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें हम किधर ऑक्सीडेशन और किधर रिडक्शन का साइन देते हैं, ये आप जरूर देख लेना। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट तो अपना इंपॉर्टेंट है, इसमें है नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ये रिएक्शन है तो हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी फॉर्म आवर नर्स्ट इक्वेशन। तो एक बार ये दोनों यहाँ पे रिवाइज कर लेना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डबल स्टार मार्कर है, ठीक है। और कैसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं उसके लिए हम ये एग्जाम्पल पक्का से एक बार देख के जाएंगे। नेक्स्ट इज अपनी रिलेशन जो है नर्स्ट इक्वेशन की, वो अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या है, ठीक है। अगर हमें ई सेल दिया हुआ है और बोल दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को, तो वो कैसे निकालेंगे? वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना कि हमारी डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन ई सेल से और गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ये दोनों फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए एक बार ये वाला एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L by A, वेयर L by A इज सेल कांस्टेंट और 1/R कपा होता है, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो और क्या यहाँ पे स्टेटमेंट रिमेंबर करने की जरूरत है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में एक बार यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी यूनिट, ओम इनवर्स, SI यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर सेम यूनिट में आपने नहीं रखा है और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो इट विल जस्ट रिवॉर्ड यू 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कि सेम यूनिट में है या नहीं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, हाँ इसमें है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई एम इज इक्वल टू कपा बाई सी। बट जब हम सेंटीमीटर में लेते हैं इसकी वैल्यू, जब हम पाई एम की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में लेते हैं तो हमें क्या है? 1000 कपा बाई सी मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हमें सेंटीमीटर में निकालनी है पाई एम की वैल्यू तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाला एक बार फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इस फॉर्मूला को अच्छे और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार ये एग्जांपल भी सॉल्व कर लेना। उसके बाद है अपना उसके बाद जो है अपना वो है रिलेशन ऑफ पाई एम विथ कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी की रिलेशन विथ अंडर रूट सी, कंसेंट्रेशन के स्क्वायर रूट से क्या रिलेशन है पाई एम का, मोलर कंडक्टेंस का, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए कि क्या इस ग्राफ की वैल्यू है या क्या इस ग्राफ का मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और रिलेशन जो है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी रिमेंबर होना चाहिए। इसी रिलेशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपना है इंपॉर्टेंट, वो है कोलरॉच लॉ, कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पाई नॉट एम की वैल्यू फ्रॉम सोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
यही है कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। एक बार इसको भी आप पढ़ लेना यहाँ पे, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है अपना वो है ये, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें पाई एम की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और उसको रिमेंबर करने के लिए आप ये एग्जाम्पल एक बार सॉल्व कर लेना, दैट इज एग्जाम्पल 2.9। ठीक है, हो गया इसमें तो ऑलमोस्ट। हाँ, एक और चीज इसमें बच गई है, वो है ये वाला रिलेशन। एक तो ये तो याद ही होगा आप लोगों को। और फैराडेज के टर्म्स में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल रिक्वायर 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 mole of aluminium will require 3 Faraday of electricity to get deposited। तो ये वाले सारे स्टेटमेंट्स भी एक बार आप पढ़ लेना, और थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल भी एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास टाइम है तो ये थोड़ा सा आपका जो स्टेटमेंट्स गिवन है प्राइमरी बैटरीज की और ये सब, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम है तो रिवाइज करना, वरना लीव इट, क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपको इतना ज्यादा लेंदी लगेगा। अगर आपको कहीं से शॉर्ट नोट्स इसके मिल जाए तो फाइन, अदरवाइज मूव ऑन। तो आगे जो अपना नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का। ये दिस स्टेटमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस dR/dt, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के कैसे होता है रिलेशन में, और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के कैसे रिलेशन में होता है, वो आपको याद रखना है। इक्वेशन 3.1 और 3.2, और इसको हम इसकी वजह से, इसके यूज से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये रिमेंबर, ये याद रखना। अगर आपको ये ग्राफ दिया हुआ है तो आप स्लोप से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, तो एक बार ये ग्राफ का मतलब भी आप समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होता है, एक बार यही होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका हाँ, उसके बाद एक और चीज, अगर हमारी स्टोइक्योमेट्रिक, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और रिलेशन पूछ रहा है रेट और डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, तो हमारा स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या रोल होगा, ये देखो, ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो एक बार ये भी समझ लेना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना अगर लगे तो, अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आया और ज्यादा अच्छे से समझना है तो एक बार ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेट लॉ। ये स्टेटमेंट्स जरूर पढ़ के जाना, दिस इज रेट लॉ, क्या कहता है रेट लॉ, ये पढ़ लेना। उसके बाद रेट लॉ को समझने के लिए और ऑर्डर को समझने के लिए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है रेट लॉ में, ये भी आप पढ़ लेना एक बार, और इसको समझने के लिए आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेना जो कि आगे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए केटी का रिलेशन विथ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होता है, तो इट इज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, इट इज दिस स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जहां पे आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन है, आर इज द फाइनल कंसेंट्रेशन, टी इज द टाइम एंड के इज द रेट कांस्टेंट। और अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है विथ नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप जो है हमें क्या देगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो कई बार ग्राफ दे देते हैं और के की वैल्यू पूछते हैं, तो आप स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप निकालोगे तो रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही भी सिमिलर हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं और वो भी हमें याद रहना चाहिए, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 R नॉट R। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे R नॉट और R क्या है आप एक बार देख लेना, इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन है। सिमिलरली ये दोनों ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LNR वर्सेस T के टर्म्स में कभी कभी दे देता है रिएक्शन क्वेश्चन और उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, तो ये आप एक बार देख लेना और साथ में ये क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हमारा सारा का सारा गैसियस कंस्टिट्यूएंट दिया हुआ है तब प्रेशर के टर्म्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो एग्जांपल एक बार 3.6 भी आप सॉल्व कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इट इज टी हाफ इज इक्वल टू R नॉट बाई 2K, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे जो है आपका वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होती है, तो उसके लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K2 इज इक्वल टू AE⁻−EAR बाई RT होता है आर्हेनियस इक्वेशन। ये आपको याद होना चाहिए, A क्या है, EA क्या है, K2 क्या है, ये यहाँ पे ये रिलेशन, तो एक बार इसको भी आप पढ़ लेना। और इम्पॉर्टेंट है ग्राफ LNK वर्सेस 1/T, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। LNK वर्सेस 1/T दे देते हैं और आपको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप इज इक्वल टू -EA/R। और ये ग्राफ कहाँ से बना है, किस इक्वेशन से बना है, तो द इक्वेशन दैट इज गिवन अबव, कि हमारा ये वाला जो इक्वेशन है बस उसी को इन्होंने प्लॉट किया है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग। तो एक स्ट्रेट लाइन मिला है विथ अ नेगेटिव स्लोप, तो आप एक बार इस ग्राफ को भी समझ लेना। और फिर अगर हमारा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड होता है, तो ओनली टेम्परेचर पे हमारा डिपेंड होता है। तो अगर दो टेम्परेचर पे गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स द रेट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनता है यहाँ, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक बार एग्जाम्पल 3.9 जरूर सॉल्व करना, ठीक है। मूविंग ऑन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कोलिजन थ्योरी भी, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है अपना वो है नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना D एंड F ब्लॉक है, ठीक है। तो D एंड F ब्लॉक दैट इज ट्रांजिशन मेथड्स एंड लेंथेनाइड्स। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डी ब्लॉक का आना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3D सीरीज का तो आना ही चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर भी, और कहाँ पोजीशन है, कहाँ पे उनका पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल भी याद होना चाहिए, और एटलीस्ट 3D सीरीज का तो आपको याद ही रहना चाहिए, और उसकी कन्फिग्रेशन आपको याद रहनी चाहिए। इस पे स्पेशली जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आती है, दैट मीन्स क्रोमियम, कॉपर, उनकी कन्फिग्रेशन में थोड़ा डिफरेंस आता है, और क्यों ये डिफरेंस आता है ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी मेल्टिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड है फॉर 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ये गिवन है। तो आप ये एक बार ग्राफ याद रखना, ये ट्रेंड एक बार याद रखना, और क्यों सबसे ज्यादा होती है 5D सीरीज की, फिर 4D, फिर 3D, और 3D में भी क्रोमियम की सबसे हाई क्यों होती है, मोलिब्डेनम की और टंगस्टन की, इनकी ओन सीरीज में, मींस 3D सीरीज में क्रोमियम की हाईएस्ट क्यों होती है, ये सारा रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना इसको भी अच्छे से, ठीक है, ये रहा। और
यहाँ पे सारा रीजन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही एटमाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द एटमाइजेशन एनर्जी। तो ये ग्राफ भी सेम ही है, सेम ऑलमोस्ट है, उसी को डिफाइन। तो आप ग्राफ एक बार ये वाला याद रखना और समझ भी लेना कि क्यों होता है ये ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन इन एटमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या ट्रेंड है, कैसे वैरी करता है, दैट मीन्स कि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर 4.3 इन दोनों सीरीज में इनके साइजेस में क्यों कम डिफरेंस है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, दिस ऑल आर गिवन अप हियर। तो इसको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आयनाइजेशन इंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो अपना दिया हुआ है ये वाला पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रीजन गिवन है कि वाई आयनाइजेशन एनर्जीज जो है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ठीक है, और क्या रीजन है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना, ये पैराग्राफ को। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। टेबल 4.3 आपको याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल्स अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो डार्क से मेंशन्ड है यहाँ पे, वो इनकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है। तो एक बार यहाँ पे कॉपर का देख लेना कि क्यू हाई है, इट इज गिवन हियर, द वैल्यू इज गिवन हियर कि क्यू कॉपर 2+ या फिर कॉपर जो है अपनी सबसे ज्यादा उनकी होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे, कौन से पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। ठीक है, और क्या होती है फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये आप देख लेना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आप याद रखना। यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और यहाँ पे ये टेबल भी एज सच गिवन है कि अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगी इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। ऊपर जो फॉर्मूला गिवन है उसी से कैलकुलेटेड है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे एक ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे आयरन 3 कैटलाइजेस रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको याद रखना। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, क्या होती है इनकी रिएक्शंस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या बनता है क्रोमेट से, डाइक्रोमेट से, वो आप देख लेना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे अगर क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो किस में ये डिसोसिएट होता है या फिर किस में कन्वर्ट होता है। तो क्रोमेट आयन क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है। एंड फॉर एसिडिक कंडीशंस दीज सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजेस आयोडीन एज सच टू आयोडीन। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप गो थ्रू कर लेना एक बार। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेट का। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेट का यहाँ पे है। तो पैरामैग्नेट में भी अगेन सेम इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो हम फॉर्मेशन ऑफ परमैग्नेट देखते हैं कैसे होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो परमैग्नेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अगेन वहां पे परमैग्नेट कैसे ऑक्सीडाइज करता है इसको ऑक्सैलिक एसिड को।
तो और आयरन 2+ को, नाइट्रेट आयन को, आयोडाइड आयन को, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं रिएक्शंस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है वो भी याद रखना है। तो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे देखो यहाँ पर मैग्नेट जो है वो Mn2+ में कन्वर्ट हुआ एंड आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। सिमिलरली ये सारे आयरन के भी देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, कि हाउ दे ऑक्सीडाइज डिफरेंट कंपाउंड्स, ये सारे, ठीक है। दिस इज फॉर एसिडिक कंडीशन एंड दिस इज फॉर न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स की अगेन सिमिलर। सबसे पहले हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए लैंथेनाइड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी ट्रेंड क्या है एटॉमिक और आयनिक साइज में लैंथेनाइड्स की, लैंथेनाइड की सीरीज की, ये ट्रेंड मींस ये फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा होता है? एक तो सबसे पहले क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ये नॉट ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्यों जो है अपनी व्हेन वी मूव फ्रॉम लैंथेनाइड टू ल्यूटेशियम क्या होता है, इनके साइज में ड्रॉप क्यों होता है इतना, दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है और क्या होती है? तो मोस्ट ऑफ द जो अपने लैंथेनाइड्स होते हैं वो +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, लेकिन कई बार जो डिफरेंट अपने होते हैं, जैसे कि अपने सीरियम और यूरोपियम, ये सब Q+4 में भी एग्जिस्ट करते हैं, Q+2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, इटरबियम, ये यहाँ पे गिवन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो एक्टिनाइड सीरीज में भी एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेना इस टेबल से कि क्या होता है एक्टिनाइड्स का। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या शो करते हैं एक्टिनाइड्स, देखो बहुत वर्सेटाइल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिनाइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बस दिस इज ऑल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी चैप्टर है। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो ये हो सकता है, क्या कौन से, और जब हम की सॉल्यूशन में जब हम इनको डिसोल्यूशन करते हैं इनकी, तो कितने मोल्स ऑफ AgL कौन दे सकता है, ये कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे गिवन है। तो आप एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्यों कितने मोल्स देता है, ठीक है। एक ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में। आगे जो है वो क्या है, आगे अपने बाइडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके बीच की क्या डिफरेंसिटी है।
और चेलेट और डेंटिसिटी, चेलेट लिगेंड क्या होते हैं और डेंटिसिटी क्या होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। और किसका क्या डोनेशन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहा है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। लिगेंड्स क्या होते हैं ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर, क्योंकि नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स दे दिया हुआ है और आपको नेमिंग करनी है। तो एक बार आप ये सारे रूल्स जो यहाँ पे गिवन है वो आप पढ़ लेना, ये सारे रूल्स गिवन है आप इसको जरूर से एक बार पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के, उसके बाद आप एक बार लगा के भी एग्जाम्पल देखना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट नोमेनक्लेचर, तो आप ये एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लेना, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल्स पढ़ने के बाद आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेना और उसके बाद एक दो एग्जाम्पल्स इसमें से लगा भी लेना, तो इट विल बी ऑलमोस्ट क्लियर कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स भी क्या होते हैं। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि ये दोनों कौन से स्ट्रक्चरल लिंकेज हैं या फिर आयनाइजेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन है, सॉल्वेट है, तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। साथ ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे, वो नीचे गिवन है। ये सारे स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे, ये सब फेशियल, मेरिडोनियल, ये सारा गिवन है, ये आपको पढ़ के जाना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज होल, दिस होल इज इंपॉर्टेंट। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इसी एग्जाम्पल से आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी कौन से कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो एक बार ये जो एग्जाम्पल गिवन है इसको भी समझ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन्ड भी है तो आप समझ लेना, इसको जरूर से पढ़ के जाना। फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन पक्का से देख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बहुत, ठीक है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और ये उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी एक बार लगा लेना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगी, ये आपको याद रखना है कि क्या होगा इनका। दिस इज डिफरेंट फॉर व्हाट वी हैव स्टडीड इन द दैट केमिकल बॉन्डिंग, ये डिफरेंट है। तो उसको कैसे डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, और मिक्स मत कर लेना वो जो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में और इसको। दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड दैट वाज फॉर नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड, तो डिफरेंस जरूर समझना, ठीक है। एक बार यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर हमारा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे गिवन है तो कैसे हम उसको स्प्लिट करके ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड व्हाट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जरूर से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि दिस वीडियो इज ओनली जस्ट अबाउट टेलिंग कि विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड गो एंड रीड, और कौन सा नहीं है। अदरवाइज ये जो वीडियो है वो बहुत अपने मोटिव से डिफर कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बस क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये कोबाल्ट वाले कंपाउंड की COF6 3- की एक बार आप ये देख लेना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और बाद में कैसे फिर इलिसिडेट करते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, कैसे करते हैं, ठीक है। ये निकल की देख लेना जो कि एक यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, तो कैसे हम डिराइव करते हैं ये सब पता होना चाहिए। तो दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही यहाँ पे जो निकल साइनाइड की जो कॉम्प्लेक्स है इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हम जो ऊपर जो स्प्लिट किए थे ऑर्बिटल्स यहाँ पे ये सारे, इसी से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी आइडिया लगता है। तो फिलिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो हुआ है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में कैसे किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। और कब कौन सा लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, तो कैसे फिल होगा ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप डिराइव करोगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑर्बिटल्स में तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि वैनेडियम के क्या होंगे, आयरन के क्या होंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ लोगे तो उतना रटने की जरूरत नहीं होगा, और अगर नहीं समझोगे तो रट भी लेना, बिकॉज क्वेश्चंस आर कमिंग। ठीक है, और एक बार, ठीक है, चलो नेक्स्ट मूविंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम स्प्लिटिंग करते हैं, और कब किसकी कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कैसे स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो कैसी स्प्लिटिंग हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हमें पता चलेगा कि कौन विच विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और विच विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो याद होना चाहिए आपको। फिर जब हमारा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी या स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में और पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगी अपनी स्प्लिटिंग, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कलर जो है, कलर में क्या होता है कि अपना जो कलर शो हो रहा है वो अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शो हो रहा है। और हमारा यहाँ पे ये टेबल गिवन है, तो ये टेबल में हमें दिख रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका जो कलर शो करते हैं। तो क्यों कलर शो करते हैं ये यहाँ पे गिवन है कुछ कुछ के लिए, जैसे कि TiH2O होल 6 के लिए। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, तो अगर येलो होगा तो ग्रीन शो करेंगे, ये होगा तो वो शो करेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना, ठीक है, ये लिमिटेशन है। ठीक है, ठीक है, अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में कैसी बॉन्डिंग होती है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये जस्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर कई बार दे देते हैं कि स्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स दे देते हैं तो आपको ये फिगर 5.313 याद रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रहनी चाहिए आपको कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है ये फिगर। व्हाट दिस फिगर एक्सप्लेन्स यहाँ पे गिवन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है दैट्स ऑल। तो इतना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो दिस वाज फॉर बुक 1 और दिस वाज फॉर बुक 1। ठीक है, और बुक 2 के लिए भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।